हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसमें ये डिफ़ाइन किया हुआ होता है कि हमें किस तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी से अपनी फर्म के लिए फाइनेंस रेज करना है और किस क्वांटम में करना है, कितनी क्वांटिटी उस सिक्योरिटी की होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, in the capital structure decisions it is determined from which source and how much finance should be raised। किस सोर्स से और कितना और किस तरह से हमें फाइनेंस या पैसा या मनी जिसको हम कहते हैं वो रेज करना है। तो देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, दश अंडर द कैपिटल स्ट्रक्चर वी डिटरमाइन द प्रपोर्शन इन विच कैपिटल शुड बी रेज्ड फ्रॉम डिफरेंट सिक्योरिटीज़। यहाँ पे मतलब है कि किस प्रपोर्शन में हम डिफरेंट सिक्योरिटीज़ को मिला के अपनी कैपिटल तैयार करें। तो यहाँ पे देखिए ऑप्टिमम, हर एक फर्म क्या चाहती है कि उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर हो वो ऑप्टिमम हो, बेस्ट हो, जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हम किसको कहते हैं? अ कम्बिनेशन ऑफ ओन्ड कैपिटल and debt which enables to maximize the value of the firm is called optimum capital structure। की ऐसा कम्बिनेशन जिसमें कैपिटल और डेट जो है वो इस तरह से हो कि उसकी फर्म की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाए। तो अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो 3 तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ शेयर्स हों, ऐसा हो सकता है शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर दोनों हम लें, ऐसा हो सकता है शेयर्स और डिबेंचर हों, ऐसा हो सकता है शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर तीनों चीज़ों का हम एक रेशियो तैयार करें। तो इस तरह से हम अपनी फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद है क्वालिटीज़ ऑफ अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। एक अच्छा जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं और वो किस तरह का होता है। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, दैट शुड बी सिंपल। सिंपल से मतलब यहाँ पे है कि वो इस तरह से होना चाहिए कि उसमें एकदम से ही शुरू में ही अगर आप बहुत सारी सिक्योरिटीज़ का कम्बिनेशन ले लेते हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से हम कहीं हैंडल नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में। अगर फर्म अभी शुरू हुई है तो आप एक बार ऐसे सोच सकते हैं अपनी फर्म के लिए कि उसकी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो सिंपल हों, थोड़ी ही हमें उसमें लेनी चाहिए। जैसे पहले हम शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स जो है उनका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जब फर्म को ज़रूरत हो तब हम डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। तो इस तरह से जो फर्म का स्ट्रक्चर है दैट शुड बी सिंपल। फिर उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से क्या मतलब है स्टूडेंट्स की जो कैपिटल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं दैट शुड बी फ्लेक्सिबल। इफ़ वी वांट एनी चेंज एट एनी टाइम देन वी कुड इम्प्लांट दैट चेंज। अगर हम कुछ भी उसमें ये चाहते हैं कि जो शेयर्स हैं वो हमारे अब हम कम करना चाहते हैं, हमें ओवर कैपिटलाइजेशन लग रहा है, हम ज़्यादा करना चाहते हैं, या जो भी हम उसमें चेंजेस लगाना चाह रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, वो हम उसमें लगा पाएँ, उसको उस तरह के कैपिटल स्ट्रक्चर को हम फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसा ये चेंजेस हम कैसे कर सकते हैं? जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का और उन सब में हम अगर लगा देते हैं ये हम कहें रूल अगर साथ में डाल देते हैं कि जब भी जिस पॉइंट पे हम इसको चेंज करना चाहें ये चेंज हम कर सकें, डीड में हम ये डाल देते हैं तो फिर वो उसको फ्लेक्सिबल बना देता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी हमें कैपिटल स्ट्रक्चर की हमेशा माइंड में रखनी चाहिए जब भी हम किसी भी कैपिटल स्ट्रक्चर को अपनी फर्म के लिए किसी भी तरह के कैपिटल स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। दैट शुडंट बी रिजिड। अगर वो रिजिड होगा तो हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो हमें फ्यूचर में किसी भी टाइम किसी भी तरह से चेंज करना पड़ सकता है। ऐसा तो नहीं है कि हम बार बार चेंज कर देते हैं, फिर भी अगर कोई मोटी समस्या आ जाती है तो हम उसको रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने पीछे ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन के वीडियोस देखे हैं तो उसमें भी बताया हुआ है कि अगर हम उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो वी हैव टू ऑर्गेनाइज आर कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ऐसी रीऑर्गेनाइजेशन कब पॉसिबल है? जब आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेमोरेंडम में ऐसे पॉइंट्स छोड़ देते हैं, डाल देते हैं साथ में ऐसे रूल्स कि आप जब इनको चेंज करना चाहें तो आप उनको कर पाएँ। या जैसे जब भी हम डिबेंचर्स इशू करते हैं साथ में ये डीड डाल देते हैं कि हम दैट शुड बी कन्वर्टिबल, हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको कन्वर्ट कर सकें। तो इस तरह की चीज़ें, या हम बाय बैक करना चाहें, ये सारी चीज़ें अगर रहेंगी तो हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर हम अपनी फर्म के लिए बना रहे हैं वो इस तरह का होना चाहिए कि उससे हमें जो कॉस्ट पड़े, उसकी उस कैपिटल को रेज करने की जो कॉस्ट आ रही है दैट शुड बी मिनिमम, ताकि हम उसके ऊपर मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न उसका कमा पाएँ। इसके बाद है एडिक्वेट लिक्विडिटी। एडिक्वेट लिक्विडिटी से मतलब है कि जितने भी फंड्स की रिक्वायरमेंट हमें जिस भी टाइम पे है उस वक्त हमारी वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो। अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो रही तो फिर हम जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आ सकती हैं कभी भी, वो हम अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं। तो इस तरह से जो लिक्विडिटी है वो एडिक्वेट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो फुलफ़िल नहीं हो रही, तो अभी अभी हमारे पास कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जो रॉ मटेरियल हमें 15 दिन बाद खरीदना था वो आज खरीदने पे हमें किसी फर्म की तरफ से कोई ऑफ़र मिल रहा है, कोई 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, और हमारे पास पैसे ना होने की वजह से हम उस अपॉर्चुनिटी को वहाँ पे नहीं ले पा रहे हैं। तो इसलिए जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होना चाहिए कि उसमें लिक्विडिटी जो है वो एडिक्वेट हो, ताकि हम हमारे कोई अनफोर्सिन अपॉर्चुनिटीज़, जैसे अनफोर्सिन सिचुएशंस आ जाती हैं ना, बैड सिचुएशंस, ऐसे अच्छी सिचुएशंस भी आ सकती हैं, तो ऐसी सिचुएशंस अगर हमारे सामने हैं तो हम उनका फ़ायदा उठा पाएँ। उसके बाद है मिनिमम रिस्क। हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होना चाहिए कि उसमें हमारी फर्म को मिनिमम रिस्क हो। ऐसा ना हो कि उसमें रिस्क जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए हमने डिबेंचर्स का पोर्शन जो है वो ज़्यादा रखा है, तो डिबेंचर्स पे क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें एक इंटरेस्ट रेट है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, जो हमें हमेशा पे करना ही करना पड़ता है, चाहे हमारी फर्म को उससे उस टाइम कोई प्रॉफिट्स हुए हैं या नहीं हुए। मान लीजिए अभी हमारी शुरू शुरू में फर्म बनी है और हमें पता है कि अभी 2-3 साल ऐसे लगेंगे कि प्रॉफिट्स जनरेशंस जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, उसके बाद ये अच्छे प्रॉफिट्स देना शुरू करेगी। तो ऐसे टाइम में अगर हमारी कोई फिक्स्ड लायबिलिटीज़ है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पे दोज। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें रिस्क कम हो। अब अगर हम उनको लगातार उनको पे नहीं करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट, तो वो क्या कर सकते हैं, कंपनी को लिक्विडेट करवाने के लिए कोर्ट तक जा सकते हैं और वो कंपनी का वाइंडिंग अप करवा सकते हैं। तो ऐसा इस तरह का रिस्क हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में कम होना चाहिए। फिर उसके बाद है स्टूडेंट्स लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स से मतलब है हमारा कि जो भी उस स्टेट ने, जिस भी कंट्री में वो है या जिस भी स्टेट में है, उस स्टेट ने और उस कंट्री ने जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बताए हैं, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर कोई रूल्स और रेगुलेशंस, कोई ऐसे लिमिट बताई है कि इतना ही डिबेंचर पोर्शन आप ले सकते हैं, इतना ही इक्विटी पोर्शन आप ले सकते हैं, तो हमें उसका ध्यान में रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही हम जो वो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन करना चाहिए। उससे बाहर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें लीगल हम कहें जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको फेस करना पड़ सकता है। फिर उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं मिनिमम रिस्क की, तो हमें रिटर्न को नहीं भूलना चाहिए। हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होना चाहिए कि उसमें मैक्सिमम रिटर्न हो। देखिए, जब हम मिनिमम रिस्क की बात करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते पहली बात तो कि मैक्सिमम रिटर्न होना चाहिए। मैक्सिमम, जब हम रिटर्न की बात करते हैं, जब हम रिस्क ज़्यादा लेते हैं, हमें पता है रिटर्न उसी वक्त ज़्यादा होता है, लेकिन हम एक ट्रेड ऑफ रख सकते हैं, हम एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं और इस तरह से उसको हम सेट कर सकते हैं कि उतना अच्छा रिटर्न हमें हो और इतना बहुत ज़्यादा रिस्क भी ना लेना पड़े। फिर इसके बाद है स्टूडेंट्स कंट्रोल। जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर अपना डिज़ाइन कर रहे हैं तो कंट्रोल जो है फर्म के ऊपर किसका कितना कंट्रोल है वो किस चीज़ से डिसाइड रहता है, हमेशा उसके कैपिटल स्ट्रक्चर से। अगर आप उसमें इक्विटी शेयर्स का पोर्शन ज़्यादा डाल रहे हैं तो फर्म का जो कंट्रोल है वो शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है। अगर आप ज़्यादा किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हैं तो उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नॉमिनीज़ जो हैं वो बोर्ड में बैठते हैं और हर एक फैसला जो है उनसे पूछ के लेना पड़ता है। तो वो चीज़ आपको पहले से ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप किस तरह का कंट्रोल अपनी फर्म में चाहते हैं। अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस तरह का चाह सकते हैं, वो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह का कंट्रोल उसके लिए सोचते हैं। तो उस तरह से ही आपको अपना कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये सभी क्वालिटीज़ थी एक साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर की।
इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स जो हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस कैपिटल स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट करते हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये स्लाइड है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें साइज़ ऑफ बिजनेस। देखिए स्टूडेंट्स, जब साइज़ की बात आती है तो बिजनेसेस कई तरह के होते हैं, जैसे स्मॉल, मीडियम, बिग बिजनेस हाउसेस। अगर हम मीडियम और बिग बिजनेस हाउसेस की या बिग बिजनेसेस की बात करें तो उनको जैसे लोन लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर हम स्मॉल बिजनेस जो है उनकी बात करें तो उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। लॉन्ग टर्म लोन जो है वो उनको अनरीजनेबल कंडीशंस पे कई बार उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होता है। तो आप अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐसी रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस लगाने की बजाय, इफ़ यू आर अ स्मॉल कंपनी, तो आपकी मैनेजमेंट को किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि रिटेन्ड अर्निंग्स जो हैं उनको ही प्लॉ बैक कर लिया जाए, उनको वापस अपने किसी, अगर मान लीजिए कोई किसी तरह की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो बजाय कि डिविडेंड शेयर होल्डर्स को बांटने के रिटेन्ड अर्निंग्स को वहाँ पे लगा दिया जाए, ताकि फर्म में इस तरह की जो रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस हैं वो उनको ना फेस करनी पड़े। इसके अलावा स्मॉल कंपनीज जो होती हैं उनको बार बार वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर फंड रेज करना चाहती है तो उनको बहुत भारी कॉस्ट उठानी पड़ती है। बार बार शेयर्स इशू नहीं कर सकते, बार बार शेयर इशू करने में एक तो कॉस्ट लगती है, दूसरा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका जो कंट्रोल है वो भी डाइल्यूट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी कुछ एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स जो हैं वो डिससेटिस्फाइड फील करते हैं। तो इस तरह से ऐसी सिचुएशन में स्मॉल कंपनीज़ को ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि वो रिटेन्ड अर्निंग्स को ही अपना एक सोर्स की तरह यूज़ करें। और जो लार्ज कंपनीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म के लोन्स जो हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी चीपर टर्म्स पे उनको मिल सकते हैं, और उनके लिए ऑर्डिनरी शेयर या प्रेफरेंस शेयर करना वो भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनके जो हम कहें ऑपरेशंस हैं वो बहुत बड़े स्केल पे होते हैं, तो उनको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का भी फ़ायदा हो जाता है, तो वो ये भी इजी कर सकते हैं। तो वो किसी भी अगर आप एक लॉन्ग या लार्जर कंपनी हैं तो आपको शेयर इशू करने में या लोन लेने में, दोनों में से जो भी आपको उचित लग रहा है उस टाइम आप उस तरह का डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसके बाद है सेकेंड पॉइंट, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे मतलब है कि कंट्रोल की बात करी जा रही है। आप एक प्राइवेट कंपनी है, आप सोल ट्रेडर है, या आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है, किस तरह की फर्म है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती हैं उनमें ये बहुत ही मतलब वाइड स्प्रेड होता है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, किसी के पास कुछ शेयर हैं, किसी के पास कुछ शेयर हैं, जितने उनके पास शेयर्स हैं उतना ही उनका कंट्रोल होता है उसमें। तो कंट्रोल जो है वो किससे डिफाइन होता है, या जो टाइप है कैपिटल स्ट्रक्चर से और कंट्रोल, दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं एक दूसरे से। इनमें अगर हम प्राइवेट कंपनी, सोल ट्रेडर्स और पार्टनरशिप की बात करें तो इनमें कंट्रोल जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ में तो अभी मैंने बताया ही आपको कि ये फैला हुआ होता है। तो कंट्रोल यहाँ पे इन सिचुएशन में पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ में इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद है स्टूडेंट्स, तीसरा फैक्टर जो इफ़ेक्ट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को, वो है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स से मतलब है कि जो फर्म है उसकी अर्निंग्स किस तरह की हैं, क्या उसकी अर्निंग्स जो हैं वो रेगुलर हैं या इरेगुलर है। ये रेगुलर और इरेगुलर स्टूडेंट्स, हम ये बात नहीं कह सकते कि कोई फर्म की अगर इरेगुलर हम कहें अर्निंग्स हैं तो फिर वो फर्म कोई अच्छी फर्म नहीं है। कई बार बिजनेस जो है वो होता ही इस टाइप का है कि उसकी अर्निंग्स इरेगुलर हो सकती हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कैपिटल स्ट्रक्चर फिर हम उसके हिसाब से ही डिसाइड करेंगे। अगर स्टेबल अर्निंग है किसी फर्म की तो वो फर्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। एक तो उससे फर्म अपने जो भी सामने वाली जो भी हम कहें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है या डिविडेंड डिसीजंस हैं वो बड़ी इजीली ले सकती है। लेकिन अगर फर्म की जो अर्निंग्स हैं वो
स्टेबल नहीं है तो फिर फर्म अपनी इस तरह के जो डिसीजंस है वो बहुत ही सोच समझ के लेगी, और उसमें तो जो कंपनीज इस तरह की हैं जिनकी जो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स हैं वो स्टेबल हैं, तो ऐसी जो फर्म्स हैं उनमें अगर डेट हमने लिया है तो वो डेट के जो चार्जेस हैं वो बड़ी इजीली पे कर सकती हैं। जैसे डेट का एक फ़िक्स्ड इंटरेस्ट रेट हमें पे करना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर्स जो है उनका भी हमें फ़िक्स्ड पे करना पड़ता है। तो अगर आपकी फर्म की अर्निंग स्टेबल हैं तो आप अपना जो हम कहें कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें डेट का पोर्शन ज़्यादा रख सकते हैं। जो पब्लिक यूटिलिटी से रिलेटेड कंपनीज़ होती हैं उनकी भी जो अर्निंग है वो रेगुलर होती है, तो ऐसी फर्म्स अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर्स ज़्यादा रख सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर इस तरह की आपकी फर्म है, कोई वेंचर आप लगाने जा रहे हैं या इस तरह की फर्म है जिसमें कि आपको पता है कि आपकी जो अर्निंग्स होंगी वो एक बार इरेगुलर होंगी, तो इट वुड बी बेटर कि आप जो डिबेंचर्स हैं वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़्यादा ना लें, क्योंकि अगर आप डिबेंचर्स और प्रेफरेंस जो है ये ज़्यादा लेंगे तो वो जो फिक्स्ड बियरिंग है उनके लायबिलिटीज़ को पे करने की वो आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप टाइमली नहीं करते हैं तो वो आपकी फर्म की को वाइंडिंग अप तक लेके जा सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए कि स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स आपकी फर्म की किस तरह की रहेंगी। जब हम कोई फर्म इस्टेब्लिश करते हैं हमें ऑलरेडी पता होता है कि हम किस तरह के गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उनकी मार्केट में डिमांड कैसी है, और एक आइडिया होता है हमें कि वो किस तरह से जनरेट करेंगे हम हमारे लिए जो प्रॉफिट्स या अर्निंग्स हैं। तो वो हमें जब ऑलरेडी पता है तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ कंपटीशन। डिग्री ऑफ कंपटीशन से यहाँ पे मतलब है कि जिस भी इंडस्ट्री में आपकी फर्म है वहाँ पे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितने हैं। वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर हैं तो हम कह सकते हैं हाई कंपटीशन है, तो ऐसी कंपनीज़ जो हैं उनमें जो शेयर कैपिटल है वो डेट कैपिटल की बजाय ज़्यादा रहता है। अगर हम ऐसी बात करें जहाँ पे डिग्री ऑफ कंपटीशन ज़्यादा नहीं है तो उनकी इनकम अपने आप ही स्टेबल होती है और वो फिर ज़्यादा डेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल से मतलब है कि आपकी फर्म जो है वो इस वक्त किस तरह के लाइफ साइकिल में है। वो इंट्रोडक्शन की स्टेज पे है, वो ग्रोइंग स्टेज पे है, वो मैच्योरिटी स्टेज पे है, किस तरह की लाइफ साइकिल से वो जा रही है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करना होता है। क्योंकि हमने ऐसे कहा है ना कि कैपिटल स्ट्रक्चर हम फ्लेक्सिबल रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार शुरू में बना लिया कैपिटल स्ट्रक्चर फिर हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर हम अपनी फर्म को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, एक्सपेंशन हमें चाहिए, तो उस वक्त भी हमें कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेना होता है कि हमें वो एक्सपेंशन किस तरह से करनी है। हम अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स का फ़ायदा उठाएँ, हम डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं, हम ऑर्डिनरी शेयर्स इशू कर सकते हैं, हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं। तो हमें क्वांटम ऑफ सिक्योरिटी जो है वो और टाइप ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस उस वक्त भी हमें हम कह सकते हैं उस वक्त भी उसके फैसला लेने की ज़रूरत होती है। तो फिर ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल हमारी फर्म का कैसा है और उसके अकॉर्डिंग किस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर और किस तरह का सोर्स ऑफ फाइनेंस उस वक्त हमारे लिए सही रहेगा। अगर इस तरह का है कि हमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करने में कोई इशू नहीं है, हमारी अर्निंग सही चल रही हैं, पीछे से अभी पिछले सालों से आराम से सही आ रही हैं, तो हम डेट जो है डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। अगर हमें उसमें कोई इशू लग रहा है तो हमारी फर्म अगर स्टेज ऑफ मैच्योरिटी पे है और आप नया प्रोडक्ट की डेवलपमेंट चाहते हैं, उसके लिए आपको फंड रेज करने हैं, तो आप ऑर्डिनरी शेयर्स जो है वो इशू कर सकते हैं। क्योंकि आप नया मार्केट में लेके आ रहे हैं प्रोडक्ट, तो उसमें इनसर्टेनिटी होती है कि इनकम आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब अनसर्टेनिटी है तो हम इस तरह की सिक्योरिटीज़ इशू नहीं कर सकते जिन सिक्योरिटीज़ की बियरिंग फिक्स्ड होगी। बियरिंग फिक्स्ड होगी तो वो फिक्स्ड बियरिंग पता नहीं हमारी फर्म एकदम से निकाल पाएगी कि नहीं निकाल पाएगी। ऐसा ना हो कि वो हमें लिक्विडेशन की तरफ ले जाएं, तो उस वक्त अगर ज़्यादा अनसर्टेनिटी लग रही है तो हमें ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना होता है इस चीज़ का कि स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल जो है वो क्या है हमारी फर्म का। उसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट स्टैंडिंग।
क्रेडिट स्टैंडिंग से यहाँ पे मतलब है कि हमारी जो फर्म है वो किस तरह की क्रेडिट स्टैंडिंग उसकी अब तक रही है, जो इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स हैं उनका व्यू पॉइंट हमारी कंपनी को लेके कैसा है, क्या अगर हम क्रेडिट जो है वो रेज़ करना चाहेंगे तो क्या कन्वीनियंट टर्म्स पे हम फंड्स रेज कर पाएंगे। अगर हमारी क्रेडिट स्टैंडिंग अच्छी है तो फिर हमारे जो फाइनेंसिंग डिसीजन जो है उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हमारी क्रेडिट स्टैंडिंग फर्म की अच्छी नहीं है, इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स के व्यू पॉइंट हमारे लिए कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो फिर हम बहुत ज़्यादा सोच नहीं सकते, फिर कुछ लिमिटेड डिसीजंस ही हैं, हमें उनमें से ही एक उठाना होता है। तो क्रेडिट स्टैंडिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा। उसके बाद है कॉरपोरेशन टैक्स, कि हमें जो टैक्स पे करना है उसके हिसाब से भी हम देखते हैं। जैसे डिबेंचर्स की जो हम बात करते हैं, ये बात है कि हमें वो लोग लिक्विडेशन तक तो लेके जा सकते हैं अगर हमने उनकी इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं करा, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो इंटरेस्ट हम डिबेंचर होल्डर्स को पे करते हैं उस पे हमें टैक्स में छूट मिलती है। उस वजह से टैक्स जो डिबेंचर्स हैं वो एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो ये फ़ायदा हो सकता है। अगर आपकी रेगुलर इनकम है तो आप डिबेंचर्स जो है वो इशू कीजिए, उससे आपका जो टैक्स है उसमें फर्म को फ़ायदा होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें शेयर होल्डर्स की, तो उनको भी इसी में फ़ायदा होगा कि हम लोन कैपिटल ज़्यादा यूज़ करें। लोन कैपिटल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो शेयर होल्डर्स की इनकम जो है वो बचेगी, ज़्यादा डिविडेंड हम उनको दे पाएंगे। इनकम कैसे बचेगी? जो हमने इंटरेस्ट जो हमने पे करा है उसके ऊपर हमें टैक्स में भी छूट मिल जाएगी। टैक्स कम पे करना पड़ेगा, तो हमारी जो फर्म की रियल प्रॉफिट्स हैं, रियल इनकम है वो बढ़ जाएगी और उससे शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है स्टेट रेगुलेशन से यहाँ पे मतलब है कि जो जिस भी स्टेट में हमारा जो फर्म है या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लगाने जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट का क्या उस चीज़ को लेके या उस पर्टिकुलर कंट्री का उस चीज़ को लेके अगर कोई रूल्स या रेगुलेशंस बने हुए हैं तो वी हैव टू फॉलो दोज रूल्स और रेगुलेशंस। अदरवाइज़ हमें क्या होगा कि जो लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं हम उनमें फंस जाएंगे। जैसे सेबी ने इसके लिए गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, ये 1992 की गाइडलाइंस हैं कैपिटल इशू एंड कंट्रोल की, सेबी की। उनके अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसका डेट और इक्विटी का रेशो जो है किसी टाइप की इंडस्ट्री के लिए कितना हो सकता है वो पर्टिकुलरली डिफाइंड है, और हमें उन लिमिट्स में रह के ही उसको हमें फॉलो करना होता है, और उन लिमिट्स में रहकर ही हमें उनको इशू करना होता है कि हमें कितने डिबेंचर्स इशू करने हैं, कितने इक्विटी इशू करनी है। जैसे कई बार किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए वो 2:1 हो सकता है। 2:1 से मतलब है कि जितने भी आपके शेयर्स होंगे वो डिबेंचर्स से डबल होंगे। जैसे अगर आपने डिबेंचर्स 1000 इशू करे हैं तो आपके शेयर्स जो हैं वो 2000 होंगे। तो दोनों का आपस में जो रेशो है वो क्या हो गया? 2:1। किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए वो 1:1 हो सकता है। तो ये था स्टेट रेगुलेशन स्टूडेंट्स। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट से यहाँ पे मतलब है कैपिटल मार्केट की जो सिचुएशन है वो भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि कैपिटल मार्केट की जो सिचुएशन है उससे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो किस तरह की रहेगी, कितनी रहेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जो हैं वो हमें किस तरह से उनकी अवेलेबिलिटी हो सकती है। तो कैपिटल मार्केट टेंडेंसीज़ का हमें ध्यान में रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई कंपनी शेयर्स को इशू करना चाहती है, लेकिन इन्वेस्टर्स उस कंपनी में या उस टाइम पर्टिकुलरली कंपनीज़ के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। उनको उस वक्त फील हो रहा होता है कि वहाँ पर हाई रिस्क है। तो ऐसी सिचुएशन में फर्म्स को बजाय कि ऑर्डिनरी शेयर इशू करने के उनको दूसरे तरीकों से, दूसरे सोर्सेज से अपने फंड्स रेज करने चाहिए। तो जो टाइमिंग ऑफ इशुएंस है सिक्योरिटीज़ का, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंपनी के लिए। तो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी और टैक्सेशन पॉलिसी जो है वो भी बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। अगर मैनेजमेंट को ये फील हो रहा है कि जो डेट फंड्स हैं वो फ्यूचर में बहुत ही कॉस्टली होने वाले हैं, तो इसी वक्त वो काफ़ी जल्द डिबेंचर इशू कर सकती है और उनका अपना कोई हम कहें डिबेंचर्स को मार्केट में लेके आ सकती है, ताकि जल्दी ही जो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने वाला है
वो हम पहले ही उनको लोअर इंटरेस्ट रेट में हम उनको इशू कर दें। तो इस तरह के एडवांटेजेस जो हैं वो एक मैनेजमेंट सिचुएशंस को ध्यान में रख के इस तरह के एडवांटेजेस ले सकती है। इसके लिए उनको कैपिटल मार्केट जो है उसको, उसकी सिचुएशंस को हम कहीं स्टडी करना होगा और उनको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट के बाद पॉइंट है हमारा एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट का। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट से यहाँ पे मतलब है कि जो मैनेजमेंट है वो कैपिटल स्ट्रक्चर को लेके किस तरह का एटीट्यूड रखती है। अगर वो रिस्क और कंट्रोल को लेके उनकी क्या सोच है। कुछ एक मैनेजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क बियर नहीं करना चाहते, तो इसलिए वो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं डेट की बजाय। कुछ एक मैनेजर हैं जो रिस्क ले सकते हैं तो वो ज़्यादा डेट या लोन जो टाइप के फंड्स हैं वो ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। तो ये फैक्टर्स थे। ये सिर्फ 10 ही फैक्टर हैं स्टूडेंट्स। आगे वाली स्लाइड पे 10 फैक्टर इनके अलावा और भी हैं, टोटल 20 फैक्टर्स हैं। तो ये है 11th जो हमारा फैक्टर है वो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से मतलब है स्टूडेंट्स कि हम अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें जो फिक्स्ड टाइप की सिक्योरिटीज़ हैं जैसे डेट और प्रेफरेंस शेयर, उनका कितना यूज़ कर रहे हैं। अगर हम उनका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उससे उसका फ़ायदा ले रहे हैं। देखिए अगर उनका जितना हम यूज़ कर रहे हैं, जितनी उनकी कॉस्ट पड़ रही है, अगर उससे ज़्यादा हम उनसे रिटर्न ले पा रहे हैं तो ये किसको फ़ायदा हो रहा है, ये जो शेयर होल्डर्स हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। तो इसका मतलब वो अपनी शेयर कैपिटल पे किस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, ट्रेडिंग का फ़ायदा उठा रहे हैं कि वो साथ में जो फिक्स्ड डेट या फिक्स्ड फंड हैं, फिक्स टाइप की सिक्योरिटीज़ हैं जिनके ऊपर हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो अगर यूज़ कर रहे हैं। कई बार उनको इंटरेस्ट पे करने से हमें क्या होता है, टैक्स में छूट मिलती है, वो एक माइनस हो जाता है। उसके अलावा अगर इंटरेस्ट रेट हमें चीपर लग रहा है और जो रिटर्न हमें मिल रही है उस कैपिटल के ऊपर वो ज़्यादा पड़ रही है, तो वो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो इसके लिए जो मैनेजमेंट है उनको ये देखना पड़ता है कि ये जो फाइनेंशियल लिवरेज वो उठा रहे हैं उसका अर्निंग पर शेयर पर कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। अगर अर्निंग पर शेयर हमारी बढ़ रही है, जहाँ तक हम कहें जिस लेवल तक उसके इस्तेमाल से ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के यूज़ से जिस लेवल तक ईपीएस अर्निंग पर शेयर हमारी बढ़ रही है, वहाँ तक हमें इनका यूज़ करना चाहिए। जैसे हमें लगने लग जाता है इसके बाद जो है हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ने की बजाय इसके बाद हमारा जो रिस्क है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, उस पॉइंट पे हमें उसको रोक देना चाहिए। तो ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो से हमारा मतलब है कि जो इंटरेस्ट जो हमें पे करना है, वो इंटरेस्ट कवर करने की कंपनी की कैपेसिटी कितनी है। क्या कंपनी उस इंटरेस्ट को पे करने की कैपेसिटी रखती है। तो जितना ज़्यादा वो रेशो होगा उतनी ही फर्म की कैपेसिटी होगी डेट को यूज़ करने की। जब हम इसकी बात करते हैं रेशो की, इंटरेस्ट कवरेज रेशो की, तो इसका एक फार्मूला होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो का, वो मैं बता देती हूँ आपको। वो होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम बोलते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना है। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशो होगा इसका मतलब हम इंटरेस्ट को कवर करने की सिचुएशन में हैं और हमारी फर्म इतना कमा पा रही है कि हम उस इंटरेस्ट को निकाल पाएँ और उसके बाद हमें प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें फ़ायदा हो रहा है और हम ऐसी सिचुएशन में डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द फर्म। कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द फर्म से हमारा मतलब है कि हमारी फर्म के पास किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए एडिक्वेट कैश अवेलेबल या नहीं। कैश फ्लो की एबिलिटी हम क्यों देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें वही बात जो पीछे वाले इसमें हमने डिस्कस करी है कि हम इंटरेस्ट जो है वो पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड या इंटरेस्ट, दोनों ही चीज़ें अगर हम पे करने की कैपेसिटी रखते हैं तो ठीक है, अगर हम नहीं रखते तो ये फाइनेंशियली इनसॉल्वेंसी की तरफ हमारी कंपनी को लेके जा सकती है। तो कंपनी का जो कैश बैलेंस है वो इतना होना चाहिए कंपनी के पास कि वो जो फिक्स्ड चार्जेस हैं वो अपने टाइमली पे कर पाए। और जब भी कोई भी फर्म कोई नई
हम कहें कैपिटल स्ट्रक्चर में नया कॉन्स्टिट्यूएंट नई सिक्योरिटी डालने जा रही हैं तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी फ्यूचर अर्निंग्स कितनी होने वाली हैं। अगर उनको ये लग रहा है कि फ्यूचर अर्निंग्स जो हैं वो बढ़ेगी ही और पहले से भी अर्निंग अच्छी रही है और कैश जनरेशन में हमें कोई भी किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में डिबेंचर्स जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐड किए जा सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो भी ऐड किए जा सकते हैं। तो इससे पहले भी हम ये डिसीजन लेने से पहले हम कैश फ्लो एबिलिटी जो है फर्म की वो भी ध्यान में रखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टूडेंट वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मतलब है कि जिस भी सोर्स ऑफ फाइनेंस से हम वो हमारी कैपिटल को हम कहें रेज करना चाहते हैं तो उसकी जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो सप्लायर एक्सपेक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द कॉस्ट ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इट्स सप्लायर। उसका जो सप्लायर है, मान लीजिए वो डिबेंचर होल्डर है, हम डिबेंचर्स के थ्रू अपनी जो फर्म की नीड्स हैं, फाइनेंशियल नीड्स, उनको फुलफिल करने जा रहे हैं। तो डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि 10% रेट पे उनको इंटरेस्ट मिले। तो हम अगर 10% पे उसको इशू कर रहे हैं तो हमें उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल उस कैपिटल की कॉस्ट क्या पड़ रही है, 10%। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे ही अगर प्रेफरेंस शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हम इशू करने जा रहे हैं तो उनका डिविडेंड जो है वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके सप्लायर्स, वो उसके लिए कॉस्ट होगी। जो इक्विटी शेयर्स अगर हम इशू करने जा रहे हैं तो जो इन्वेस्टर्स है वो क्या चाहते हैं, इन्वेस्टर्स फिक्स डिविडेंड चाहते हैं, कैपिटल गेन चाहते हैं, तो वो कितनी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वही उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होती है जो जिसके लिए इन्वेस्टर आपकी फर्म में पैसा लगा रहा है और रिस्क लेने के लिए तैयार हो रहा है। जितना वो रिस्क बोन कर रहा है उतना ही वो रिटर्न उसके बदले में चाहता है। तो रिस्क और रिटर्न जो है इन दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ लेके ही वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो हम कितना, अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम अगर बात करें तो बॉन्ड कर सकते हैं, तो उस हिसाब से ही हमें अपनी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो फुलफ़िल करनी चाहिए। अगर हमें ऐसे लग रहा है कि हम हाई कॉस्ट जो है वो हम पे कर सकते हैं, तो या हम ऐसी सिचुएशन में हैं तो हाई कॉस्ट, ज़्यादातर इक्विटी जो है उसको हाई कॉस्ट माना जाता है, वैसे डिबेंचर्स को चीप माना जाता है। लेकिन वही बात है, डिबेंचर्स जो है वो उनकी ऑब्लिगेशन फिक्स ऑब्लिगेशन होती है और शेयर होल्डर्स जो है उनकी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं होती है। अगर आप डिविडेंड किसी ईयर आपको को प्रॉफिट नहीं हुए हैं, आप डिविडेंड नहीं बांटना चाहते, तो उसमें आपके लिए कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है। पर अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सिक्योरिटीज़ जो हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स वाली इशू कर रहे हैं या डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो वो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन हो जाती है। तो वो कॉस्ट आप कितनी बियर करने के लिए तैयार हैं उसके हिसाब से ही आप अपने हम कहें कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन आपको करना चाहिए और उसके हिसाब से ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। जैसे डिबेंचर्स भी आप शुरू में इशू करते हैं तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में आप और डिबेंचर इशू करते हैं तो उससे आपकी फर्म के ऊपर फिक्स्ड बियरिंग्स जो हैं उनका दबाव ज़्यादा बढ़ता है। तो इसका मतलब वो जो आपकी फर्म में पैसा लगा रहे हैं वो रिस्क ले रहे हैं तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो चाहेंगे उससे, तो उसमें भी आपका ज़्यादा हो जाता है और कॉस्ट कैपिटल की। और अगर आप शेयर्स इशू करना चाहते हैं तो वो भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसमें भी ज़्यादा हो सकता है। अगर हम रिटेन्ड अर्निंग्स की बात करें तो रिटेन्ड अर्निंग्स में ये थोड़ा सा कम पड़ता है, क्योंकि एक तो आपको कोई किसी तरह के इशूइंग चार्जेस, फ्लोटेशन कॉस्ट वो किसी भी तरह की नहीं पड़ती, और वैसे भी रिटेन्ड अर्निंग्स जो है उसके ऊपर जो हम कहें शेयर होल्डर्स हैं उनको पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही पे करना था, तो वो आपको वैसे भी वो पे ही करनी थी एज ए डिविडेंड। तो वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि आपके लिए लेस रिस्की हैं। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी आपको किस तरह की सिक्योरिटीज़ इशू करनी चाहिए। उसके बाद है स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट की जब हम बात करें तो फ्लोटेशन कॉस्ट से हमारा मतलब है कि जो कमीशन या ब्रोकरेज के चार्जेस जो हमें पे करने पड़ते हैं जब भी हम इशू करते हैं,
हम बात करें कोई नए शेयर इशू या एफपीओ हम नया लेके आते हैं, या फिर हम कहें कि डिबेंचर्स जो हैं हम वो इशू करने वाले हैं, तो उन सब में कमीशन, ब्रोकरेज, स्टेशनरी काफ़ी एक्सपेंसेस हैं। तो वो सभी वो एक्सपेंसेस भी हमें बॉन्ड करने पड़ते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो जो शेयर्स इशू करने से वो थोड़ी सी कम होती है। तो कंपनी को इस हिसाब से सोचना चाहिए कि किसकी फ्लोटेशन कॉस्ट हमें कम पड़ेगी। रिटेन्ड अर्निंग्स की फ्लोटेशन कॉस्ट हमें कम पड़ती है, लोन की कॉस्ट भी हमें कम पड़ती है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि बहुत बार फ्लोटेशन कॉस्ट ही हमें इतनी पड़ जाती है कि वो हमारे जो इशू है उसको काफ़ी कॉस्टली बना देती है। और हम बात करें उसका लगभग 10 to 15% जो है उसके इशुएंस में ही हमें खर्च करना पड़ जाता है। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम शेयर्स इशू करते हैं तो हमें प्राइवेट प्लेसमेंट करनी पड़ती है, या जो भी है उनको हमें कमीशन देना पड़ता है। इन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम कोई अपनी नई कैपिटल जो है वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो। उसके बाद है स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट, फ्लोटेशन कोस्ट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंट्रोल का। कंट्रोल से मतलब है कि हम क्या चाहते हैं कि हमारी फर्म का कंट्रोल, हम आउटसाइड इंटरफेरेंस कितना चाह रहे हैं। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको क्या होता है, लीगल राइट होता है डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का। कंपनी अगर इंटरेस्ट पे कर रही है लोन का और उन्होंने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर लोन लिया है तो वो अपने डायरेक्टर्स वहाँ पे एज नॉमिनी डायरेक्टर जो हैं वो बिठा देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वो इंटरफेरेंस करते हैं। अगर इस तरह के इंटरफेरेंस वो नहीं चाहती हैं तो वो उसको कम रख सकती हैं। इसके अलावा कई बार सिचुएशन इस तरह की होती है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनके भी नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं, या उनके पास भी कुछ एक स्पेशल सिचुएशन में वोटिंग राइट चला जाता है। तो आप किस तरह का कंट्रोल अपनी फर्म में चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको उस तरह की कैपिटल से ही अपना कैपिटल स्ट्रक्चर को हम कहें उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐड करना चाहिए। अगर हम और नए शेयर्स इशू करना चाहते हैं तो उससे भी एक प्रॉब्लम होती है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका जो राइट है वो डाइल्यूट होता है। तो जब भी हम इस तरह का फैसला लेते हैं हमें उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमारा प्राइमरी कंसर्न किसके लिए होता है, शेयर होल्डर्स के लिए होता है, बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। तो ये चीज़ कंट्रोल से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। इसके बाद है नेक्स्ट चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड। फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट जो है, हम पहले जो साउंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने फाइनेंशियल प्लान की डिस्कस करी है उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। उससे मतलब ये है कि जब भी आप कोई चेंजेस लगाना चाहते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में वो आप इजीली लगा पाएँ। जिस भी तरह के सोर्स ऑफ फाइनेंस की आपको जिस भी टाइम पे ज़रूरत है वो आप ऐड कर पाएँ। इस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर आप रखते हैं तो आपको फ्यूचर में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। तो मैनेजमेंट को इस प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसके फ्यूचर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखने चाहिए, और अपनी जो नीड है फाइनेंस की वो उनको ध्यान में रखना चाहिए कि वो फ्यूचर में किस तरह की हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही एक फर्म जो है उसको अपना कैपिटल स्ट्रक्चर हम कहें डिज़ाइन करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी जो है कैपिटल स्ट्रक्चर की वो कुछ एक पॉइंट पे डिपेंड करती है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने हम पे कर रहे हैं, डेट एग्रीमेंट में क्या क्या रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस लगी हैं, जो डेट है उसकी रिडम्पशन की टर्म्स क्या हैं और डेट की कैपेसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर की फ्लेक्सिबिलिटी को बताती हैं। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये जितनी हम कहें स्मूथ होंगी और जितनी हम कहें फ्लेक्सिबिलिटी वो अलाउ कर रही है उतना ही हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होगा, अदरवाइज हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर रिजिड होता जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है लिवरेज रेशो का। लिवरेज रेशोज फॉर अदर फर्म्स इन द लिवरेज रेशोज फॉर अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री। इससे मतलब है
इससे मतलब है कि जो दूसरी कंपनीज़ हैं सेम इंडस्ट्री में, उनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, उसको भी हम ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर अगर डिज़ाइन करा है तो वो बहुत ही एनालिसिस करके और सोच समझ के किया है। तो उसके ऊपर भी हम एक बार नज़र जो है वो दौड़ा सकते हैं और ये देख सकते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ हैं या जो मार्केट लीडर्स हैं उनका किस तरह का स्ट्रक्चर है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, एक पॉइंट है कंसल्टेशन विद इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड लैंडर्स, जिनसे हम अपना प्रोजेक्ट फाइनेंस करने वाले हैं, जो हमारे प्रस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो बहुत अच्छे एनालिस्ट होते हैं, उनको भी कैपिटल मार्केट और इन सब के बारे में बहुत नॉलेज होती है, तो हम उनका व्यू पॉइंट भी ले सकते हैं। तो वो भी बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, अच्छी एडवाइस दे सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं। तो हम उनसे कंसल्टेशन जो है वो इसकी ले सकते हैं। वो कैपिटल मार्केट के नो हाउ उनको अच्छे से पता होते हैं और वो इवैल्यूएट कर पाते हैं उनको अच्छे से, तो वो एक प्रॉपर एडवाइस हमें कैपिटल स्ट्रक्चर की उसके बारे में दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसका फैक्टर्स का, ये है जनरल लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। जनरल लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी से मतलब है कि हमारी जो इकॉनमी है वो किस तरह की सिचुएशन में है, डिप्रेशन में है, रिकवर कर रही है, बूम में है, किस तरह की सिचुएशन में है। कई बार ऐसा होता है डिप्रेशन में होती है इकॉनमी और वो धीरे धीरे रिकवर कर रही होती है। तो अगर वो रिकवर कर रही है तो आगे इसका मतलब जो बिजनेस एक्टिविटी है हमारी वो एक्सपैंड होगी, इन्हेंस होगी, और ऐसे में हमें और फंड्स की ज़रूरत होगी उसको एक्सपैंड करने के लिए। और फंड्स की ज़रूरत होगी तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, इस हिसाब से अपना कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल रखना चाहिए कि हमें और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की ज़रूरत है, तो हम जो और अल्टरनेटिव्स हैं उससे उसको हम कहें कि उसका यूज़ कर सकें और अच्छे से उनसे उसको फाइनेंस कर सकें। तो ये पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स फैक्टर्स इफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर के। नेक्स्ट वीडियो में कैपिटल स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 थियरीज हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मुझे लगता है ये बेसिक चीज़ें थी कैपिटल स्ट्रक्चर की, ये आपको समझ आ गई होगी। बाकी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।